हेलो स्टूडेंट। आज हमारी ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पहली क्लास में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल एलिमेंट की बात की थी। उसके अलावा गुड्स की क्या डेफिनेशन है, उसमें क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है, उसके बारे में बात की थी। और गुड्स कितने प्रकार के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। और उसके अलावा बायर सेलर की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी थी। और गुड्स के बारे में टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स कितने टाइप के होते हैं, और फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स, इन सब के बारे में हमने डेस्क्रिप्टिव रूप से उस पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। तो अगर किसी ने जो पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार अपने चैनल पे जाके एक बार देख लेना। उसके अलावा हमने डिलीवरी का भी पढ़ा था कि डिलीवरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है और सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसकी सेक्शन होती है 2 सबसेक्शन 4 कि आपके जो भी गुड्स ट्रांसफ़र होता है तो उसकी ऑनरशिप जो भी ट्रांसफ़र होती है उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं टाइटल ट्रांसफ़र करने के। तो पहला डॉक्यूमेंट ये होगा कि फॉर ऑथोराइजिंग और परपोर्टिंग टू ऑथोराइज। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होगा कि कोई आपको एजेंट के रूप में या ऑथोराइज़ कर रहा है तो उसका डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास में, या फिर आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। अगर कोई आपको गुड्स डिलीवर कर देता है आपके पास में तो भी उसको एंडोर्समेंट अगर करता है या डिलीवरी करता है तो भी अपन उसको डॉक्यूमेंट मान सकते हैं टाइटल ऑफ गुड्स का। या फिर प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स, आपके पास में प्रूफ ऑफ पोजीशन का, जैसे आपने कोई शोरूम एजेंसी ले रखी है तो उसकी पोजीशन होगा आपके पास में कि ये इतने कारें मेरे पास में है अभी शोरूम में, तो आप उसको रीसेल कर सकते हो या बेच सकते हो। नेक्स्ट होता है द पोजेसर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफ़र और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड। वो जो पोजेसर होता है जिसके पास गुड्स है वो आगे उनको फर्दर रीसेल कर सकता है या बेच सकता है। तो इसके एग्जांपल में अपन पोजेसन टाइटल में क्या क्या होगा, इसमें होगा बिल ऑफ लेडिंग हो सकता है, डॉक वारंट हो सकता है, या फिर वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर वॉर फिंगर सर्टिफिकेट हो सकता है, और रेलवे रिसिप्ट अगर आपने माल रेलवे से भेजा है तो उसकी रिसिप्ट हो सकती है, और वारंट एंड ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ये कोई भी आपके पास में ये प्रूफ है तो आप उसको डॉक्यूमेंट मान सकते हो टाइटल ऑफ गुड्स का। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सेल ऑफ गुड्स में प्रॉपर्टी जो दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में दे रखी है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक तो ऑनरशिप इन गुड्स, या फिर नॉट मेयरली, अगर नॉट मेयरली या स्पेशल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। एक में तो क्या है कि अपने ऑनरशिप अगर आपके पास में तो उसको आप प्रॉपर्टी मान सकते हो गुड्स की, और एक जैसे आपका कोई कॉपीराइट या पेटेंट करवा रखा है तो भी वो गुड्स आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। नेक्स्ट प्राइस के बारे में बताया गया है कि प्राइस क्या होगी गुड्स की। तो प्राइस क्या होता है कि मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए वैल्यू ऑफ गुड्स। आप जो भी माल बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो तो उसका गुड्स की क्या वैल्यू होगी वो मॉनेटरी टर्म में होनी ज़रूरी है। जो आपकी करेंसी चल रही है कंट्री में उसके अकॉर्डिंग होनी ज़रूरी है, उसका मौद्रिक मूल्य होना ज़रूरी है। और एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो ये मनी जो होता है वो भी एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने का सेल ऑफ गुड्स का। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, सेक्शन 4 में दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का ये मीनिंग होता है कि द सेलर ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। अब मान लो सेलर या तो ट्रांसफ़र कर देता है गुड्स को हाथों हाथ, या फिर वो एग्री होता है कि मैं फर्दर डेट में फ्यूचर डेट में उस गुड्स को
ट्रांसफ़र कर दूंगा बायर को फॉर ए प्राइस, एक प्राइस के बदले में, ठीक है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मोड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स मे बी आइदर थ्रू, या तो वो सेल का मतलब तो ये होता है कि हाथों हाथ आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी सेलर टू बायर, और गुड्स दे दिया और आपको जो भी पेमेंट है वो ले लिया, तो उसको अपन क्या मानते हैं, सेल मानते हैं। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स टेक प्लेस एट ए फ्यूचर टाइम, मतलब नेक्स्ट या फ्यूचर की कोई डेट होती है तब अपन गुड्स को डिलीवर करते हैं, हाथों हाथ गुड्स डिलीवर नहीं करते और नहीं उसको पोजेसन मिलती है, ठीक है। तो अपन इसके डिफरेंस पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, तो सेल में तो इमीडिएटली हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रॉपर्टी, जबकि एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि फ्यूचर डेट में आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होगी। दूसरा है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल है ये एग्जीक्यूटेड हो जाता है हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी बायर है वो पैसा प्राइस पे कर देता है और सेलर अपना माल है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है, डिलीवर कर देता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि दोनों पक्षकारों ने अभी तक अपना न तो पेमेंट किया है और न ही गुड्स को ट्रांसफ़र किया है, मतलब दोनों के जो लाइबिलिटीज़ है वो भी पेंडिंग में है। थर्ड इसका पॉइंट है रेमेडी फॉर ब्रीच, तो अगर सेल में अगर रेमेडी अगर कॉन्ट्रैक्ट भंग करता है तो वो पैसे मांग सकता है कि पैसे लाओ, प्राइस के लिए स्यू कर सकता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में वो ओनली डैमेजेस मांग सकता है या रेमेडीज़ मांग सकता है, ठीक है, वो प्राइस के लिए स्यू नहीं कर सकता है क्योंकि ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल में लाइबिलिटी किसकी रहेगी, सेल में लाइबिलिटी बायर की रहेगी, जो माल खरीद लेता है उसकी रहेगी। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में किसकी लाइबिलिटी रहती है, ये अभी तक दायित्व तो उसी का रहेगा, सेलर का, ठीक है। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ रिस्क, ये भी बायर की रहेगी सेल में, तो क्योंकि अब सेल में ओनरशिप अब ट्रांसफ़र किसके पास में हो गई है, बायर के पास में हो गई है, तो रिस्क भी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, बायर को। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि अभी तक हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की है, तो रिस्क भी किसकी रहेगी, सेलर की रहेगी। नेक्स्ट है राइट्स क्या होंगे, सेल में क्या है, जस्ट इन डैम, जस्ट इन डैम का ये मीनिंग होता है कि आप किसी के विरुद्ध भी अपने माल का दावा ठोक सकते हो, अगर उस पर कोई भी अधिकार कर रहा है तो आप पूरे वर्ल्ड के विरुद्ध भी आप ऑनरशिप मिलती है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में ये होता है कि जस्ट इन पर्सन, मतलब जिस व्यक्ति के साथ में आपने कांटेक्ट किया है उसी से आप रेमेडीज़ मांग सकते हो। नेक्स्ट है राइट ऑफ रीसेल, अब सेलर ने ख़रीद लिया है तो वो उसको राइट ऑफ रीसेल, अब बायर ने ख़रीद लिया तो वो उसको रीसेल कर सकता है, सेलर को अधिकार नहीं है कि वो उसको रीसेल करे, ठीक है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि सेलर रीसेल कर सकते हैं क्योंकि अभी तक उसको प्राइस नहीं मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अब इंसॉल्वेंट हो जाए मान लो आपका जो विक्रेता है, तो सेलर में क्या राइट्स होंगे, नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स, विल रिकवर प्राइस फ्रॉम बायर। अब मान लो सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो बायर से क्या है, प्राइस ले सकता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स, द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। अब मान लो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अभी तक माल बिका नहीं है तो प्राइस के लिए भी स्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मान लो सेल करने के टाइम ही अभी तक पैसा बायर से प्राप्त नहीं हुआ है और बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या राइट्स होंगे, तो इंसॉल्वेंट बायर होगा तो सेलर के राइट होते हैं कि वो अपना गुड्स वापस अपने कंट्रोल में ले सकता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में कोई राइट्स नहीं होंगी क्योंकि अभी तक गुड्स ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है, तो फिर किस बात का राइट्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते टाइम होने ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट होता है कि टू पार्टीज़ होती है, एक तो बायर होता है जो माल को खरीदता है और दूसरी पार्टी होती है सेलर जो माल को बेच रहा है। दूसरा होता है उसमें कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का ये मीनिंग होता है कि कुछ के बदले में कुछ मनी
प्राइस मॉनेटरी कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, प्राइस इन मनी होना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड इसका एसेंशियल पॉइंट होता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो ये कंडीशनल भी हो सकता है और बिना किसी शर्त के भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, तो वो क्या होगा, मूवेबल गुड्स ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज़ ओनरशिप टू टेक प्लेस। अब इसमें क्या है कि एक जो बायर है वो उसके पास में सेलर के द्वारा डिलीवरी कर दी जाएगी माल की, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि फुलफिल अदर एसेंशियल एलिमेंट, कोई भी आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके सारे एसेंशियल एलिमेंट भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में उसको फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आज कि सेल एंड हायर परचेज में क्या डिफरेंस है। तो सेल तो क्या होता है कि उसमें इमीडिएटली आप मान लो कोई भी आप सेलर हो, ठीक है, और सामने वाली पार्टी क्या है, बायर है। अब एक तो क्या है आप किस्तों पे कोई माल बेच रहे हो, और दूसरा क्या है कि आप इमीडिएटली कैश में आपको पेमेंट मिला है और आप उसको माल की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो। तो किस्तों में बेचोगे उसको तो अपन क्या बोलते हैं, हायर परचेज मेथड बोलते हैं। जबकि जो इमीडिएटली आपको कैश मिल गया और आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगी। तो इसके हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेल में क्या होगा कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हाथों हाथ इमीडिएटली क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। जबकि हायर परचेज में क्या होगा कि जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा उस टाइम आप जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र करोगे। दूसरा होता है पोजीशन ऑफ द पार्टी, पार्टी की क्या पोजीशन रहेगी ये पढ़ते हैं। तो बायर इज़ लाइक दैट ऑफ ओनर। अब सेल में तो क्या होगी कि बायर उसका ओनर बन जाएगा, जबकि हायर परचेज में जो वैली होता है, मतलब अपन वैली मानते हैं, जिसको भी माल हमने ट्रांसफ़र किया है तो हम उसको क्या मानते हैं, वैली मानते हैं। और जब तक वो फाइनली इंस्टॉलमेंट आपको पे नहीं कर देता तब तक उसको आप ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है। अभी तक वो आपकी पोजीशन, आप अगर वो पे नहीं करता है इंस्टॉलमेंट तो आप उसको वापस रीसेल भी कर सकते हो। थर्ड इसका पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड बाउंड टू पे प्राइस। अब मान लो आपने माल कोई भी क्रेडिट सेल पे आपने माल बेच दिया है, ठीक है, उसको आपने बोला है कि 1 मंथ बाद में वो पे कर देगा, ठीक है। तो अब क्रेडिट सेल पे आपने माल बेचा है तो अब वो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी नहीं कर सकता और मना भी नहीं कर सकता कि नहीं अब मैं पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। अगर वो पैसा देने के लिए मना करता है तो आप गुड्स को वापस ले सकते हो अपने पोजीशन में, या फिर डैमेजेस की भी मांग कर सकते हो। जबकि हायर परचेज में क्या होता है, द हायरर्स में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स। अब मान लो 2 किस्तें पे कर देता है, कोई कार इंस्टॉलमेंट पे खरीद रखी है, बट आगे की किस्तें अगर वो पे नहीं कर पाता है तो क्या होगा, उसको ऑनरशिप भी नहीं मिलेगी और जो 2 किस्तों के पैसे पे कर रखे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है बर्डन ऑफ रिस्क। अब रिस्क किसकी होगी, तो सेलर में किसकी होगी, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है बायर, तो बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेल में तो रिस्क होगी सेलर की। जबकि हायर परचेज में कोई रिस्क होती ही नहीं है क्योंकि वो वापस गुड्स लेके आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि रीसेल। अब रीसेल, सेल में तो बायर रीसेल कर सकता है, जबकि हायर परचेज में हायरर्स कैन नॉट रीसेल अनलेस ऑल इंस्टॉलमेंट पेड। जब तक वो सभी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तब तक वो माल को वापस रीसेल भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल एंड बेलमेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो सेल क्या होता है कि ट्रांसफ़र फ्रॉम सेलर टू बायर। कोई भी प्रॉपर्टी अपन सेलर टू बायर ट्रांसफ़र करता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जबकि बेलमेंट में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली। अब बेलर जो होता है वो बेली को मान लो गुड्स में कुछ भी रिपेयरिंग करवाना है या कुछ फर्दर उसमें सर्विसेज वगैरह करवानी है तो उसके लिए बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली किया जाता है। बेलमेंट का एग्जांपल अपन देख सकते हैं, अपन कपड़े प्रेस करवाने के लिए जाते हैं या फिर अपनी गाड़ी है तो उसको सर्विस सेंटर पे ले जाके देते हैं सर्विस करने के लिए,
तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, बेलमेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किस में हो जाती है, सेल में, जबकि बेलमेंट में क्या होता है, पोजेसन ट्रांसफ़र करते हैं अपन, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका रिटर्न ऑफ गुड्स। अब सेल में रिटर्न ऑफ गुड्स नॉट पॉसिबल है, जबकि बेलमेंट में क्या होता है कि जो बेली होता है उसको मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पज़। अब मान लो आपने कार दी है किसी को सर्विस सेंटर पे, तो आपका जो भी आपने सर्विस बोली है वो करने के बाद में बेली है वो आपको वापस आपका माल ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन। सेल में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, और वो भी किसी प्राइस में, मनी में, मॉनेटरी कंसिडरेशन। जबकि बेलमेंट क्या है, ग्रेट्युटोस भी हो सकता है और नॉन ग्रेट्युटोस भी हो सकता है। फ्री में भी अगर आपको कोई सर्विस करके दे रहा है तो ऐसा भी बेलमेंट में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। इसमें क्या डिफरेंस होगा, सेल में क्या होता है, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट इन विच सम गुड्स आर सोल्ड आर टू बी सोल्ड फॉर ए प्राइजेज। सेल में तो क्या होगा, आप कोई कुछ भी गुड्स हो आप उसको बेचोगे और वो भी एक प्राइस में। जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या होता है, इसमें कोई भी गुड्स नहीं होता है, आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए या मजदूरी पे रखते हो एक प्राइस में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है फॉर कंडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 5। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल। सबसे पहले तो वो क्या देगा, ऑफर देगा कि मान लो बायर आया कि सर मुझे ये टीवी खरीदनी है या फिर मुझे ये शोरूम से कार खरीदनी है, तो उसकी क्या तय की जाएगी, फिर उसकी प्राइस। और फिर जो भी एक्सेप्टेंस है, अगर सेलर उसकी एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोड ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट कैसे होगा। तो मोड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट फॉर द प्राइस। या तो वो हाथों हाथ जो भी गुड्स है उसको ट्रांसफ़र करेगा और प्राइस ले लेगा। दूसरा पॉइंट इसका है फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट हो सकता है और डिलीवरी दे सकता है। और थर्ड होता है पॉइंट कि डिलीवरी देयर द डिलीवरी एंड पेमेंट और बोथ सेल भी पोस्टपोन। मान लो पेमेंट और डिलीवरी दोनों है वो बाद की डेट में भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि क्या मोड होगा अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हो, तो उसमें कैसे आप उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, पहला तो आप राइटिंग में हो सकता है, जो भी आप सेल करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो राइटिंग में हो सकता है। दूसरा होता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ में ये है कि आप बोल के भी किसी पार्टी को ऑर्डर दे सकते हो। और थर्ड होता है पार्शियली इन राइटिंग और पार्शियली बाय वर्ड ऑफ माउथ। आपने एक लेटर भेज दिया कि सर मुझे ये आइटम चाहिए और बाद में आपने फ़ोन करके भी बोल दिया कि सर मुझे ये आइटम और भेज देना, ठीक है। तो उस टाइप का भी हो सकता है। या फिर इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब मान लो कोई माल बेच रहा है आपके नाम से और आप सुबह साहब वहाँ खड़े हो, तो वो इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या सब्जेक्ट मैटर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। इसकी सेक्शन है 6, 7 एंड 8। तो अपन बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर में क्या होगा, गुड्स होगा। तो गुड्स या तो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकता है। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होगा कि उसमें सेलर के पास में उसकी क्या होगी, ऑनरशिप भी होगी और या फिर पोजेसन होगी, ठीक है। दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स में क्या है कि सेलर बोलता है कि अभी मेरे पास में गुड्स नहीं है, ये फ्यूचर डेट में मैं आपको तैयार करके दे दूंगा, ठीक है। तो इसको अपन एग्रीमेंट टू सेल की तरफ भी देख सकते हैं।